मेरे भी दोस्त हैं, मेरी बच्चे हैं जो कोई मेजर है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, कभी उनसे बात होती रहती है। देखिए उनके पीछे आज भी प्रमोशन के लिए वो इंटेलिजेंस और वो सारी रिपोर्टें होती हैं। अच्छा, करप्शन शुरू हो रही है ब्रिगेडियर से ऊपर। अच्छा, वहीं करप्शन होती है और उसको अमलगमेट करने में हमारे नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ? ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਫਕਾਤ ਨੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੀਪ ਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਹਾ ਸ਼ੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਰ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਆਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ दे कि भी तू किहड़े कानून के तहत ले अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड नासिर भाई, ये बात तो समझ आ गई क्योंकि ये डिटेल्स की बात है वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि जी फिर हम थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएंगे। जी जी बहुत सारी डिटेल्स हैं, मेरे हाँ पास भी हैं, ठीक है। आपके पास भी होंगी, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक लाहौर से है, किसी के पास सियालकोट की होंगी, किसी के पास डिफरेंट इलाकों की होगी। उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। चल चल सो इन रियलिटी जो तैमूर भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था और ओसी भाई का और मेरा भी ये था कि जो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पॉलिटिशियनों का फेलियर था कि उन्होंने अपनी करप्शन के चक्कर में एक वैक्यूम क्रिएट किया और हमारी फौज ने कब्जा कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल फेलियर होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये फैसला करना कि जी बंगाली जो उनसे हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनाने में एक मेजर रोल प्ले किया था, जी आपने उनको बुलडोज किया, क्योंकि ये आपके ज़हन में जो पंजाबी शेमनिस्टिक अप्रोच थी उसने ये रोल प्ले किया ना। फिर आगे बाकी बाकी पंजाबियों ने ही आपको करप्ट किया, जैसे नवाज शरीफ, छांगा मांगा सब आपके सामने है। मैं ठीक, सो क्योंकि आप लाहौर शहर के रहने वाले हैं, मैं भी 62 हो गया हूँ, तो इत्तेफाक फैक्ट्री में भट्टियों में जिंदा मजदूर जलाते थे, ये सब चीजें आई थिंक ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। जी 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 बिल्कुल करांगे, बिल्कुल वो डाखाना सी बात करेंगे क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ? ਮੈਂ यूके जी, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਂ जी, ਮੈਨੂੰ पता है, मेरी एक सिस्टर ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, अच्छा अच्छा चले मैं थोड़ा सब्जेक्ट बेस्ड रहते हैं। ठीक है, सो इन रियलिटी जहाँ वैक्यूम क्रिएट हो और एक ऑर्गेनाइज फोर्स हो जिनकी ये भी आदत हो कि वी आर द बॉसेस, यू नो, हम उनके लिए ब्लडी सिविलियंस हैं, ये माइंडसेट तो है। ठीक है, चाहे आप माने या ना माने, कहने खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, लेकिन इनकी नज़ाकत हमें रूल करने से ज़्यादा बढ़ गई ना। इन्होंने तो सारे पॉलिटिशियंस वही लगाए जिन्होंने इनको दाव सिखाए, फिर क्योंकि ये ऑर्गेनाइज फोर्स थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर दिया। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। आज इतना 70-75 साल गुजरने के बाद जो रियल पाकिस्तान होना चाहिए था वो तो नहीं रहा, वो तो टूट गया। ठीक है, वो तो एक तरफ हो गया, उनको छोड़ दें, वो हमारे साथ नहीं रहे। पंजाबी कहते हैं डुलिया बेरे दा उनकी गल करनी है। ठीक, सो सिर्फ उसको एज ए रेफरेंस कोट किया जा रहा है कि बंदा अपनी गलतियों से सीखता है ना। ठीक है, सो हमारी गलतियों से हमें जो आज समझ आई कि फौज ने पाकिस्तान पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, अब हमें इनको इनके कैंडे में भेजना है, क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है हमारी सरहदों की हिफाजत होनी चाहिए,
चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इन्होंने वैसे तो हमें कहानी बेची है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इनको सूट करता था ना कि पूरा बजट भी इनके पास जाए, इंडिया पाकिस्तान का एक बिल्कुल, जबकि आप अगर याद है तो अगर हम थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल रखते तो शायद हमारे साथ, वो बड़ी लंबी डिटेल है, मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। अब मैं ला रहा हूँ शहरी भाई को बीच में। शहरी भाई अब ये भी नौजवान है, मेरे से तो नौजवान है, ठीक है, ठीक है। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हुए हैं, कैलिफोर्निया में बैठे हुए हैं, डेवलपर हैं। तो कैलिफोर्निया या सॉरी, जी जी ओसी भाई, सॉरी शहरी भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, तो आप शहरी भाई क्या कहते हैं, आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि गलतियां तो हमारे पॉलिटिशियनों की और हमारे फौजियों की उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जट जफा डाला। तो अब हम रास्ता ढूंढ रहे हैं जो मैं नासिर भाई से मैं नासिर भाई से, शहरी भाई, अच्छा एक जी जी मैं जी जी आपकी सुन अच्छा, मैं नासिर भाई की बात को जोड़ते हुए कि खान साहब की एक टैग लाइन है जो मेरे घर में पड़ी हुई है कि बदतरीन हालात में भी हमें पीसफुल रहना है, क्योंकि खान साहब की आइडियोलॉजी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं डिक्टेट करती, ये सॉफ्ट कू का उनका मॉडल है। ये भी एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थॉट है, मेरे दोस्त शायद उसको और एंगल से देखते हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ब्लडशेड हो, जबकि जिस तरीके से उस बंदे को कॉर्नर लगाया गया है, आक के वो कुछ भी कर सकता सी, लेकिन उस बंदे ने इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस पढ़े हैं, तो वो पाकिस्तान का वेल विशर है। जब वो स्टेटमेंट देता है उसको भी पता है कि उसका भी अगर थोड़ा सा रोमांटिसिज्म होगा तो वो उतर गया, कि उसको भी पता है कि पाकिस्तान अभी जिस तरह की डेमोग्राफी में बैठा हुआ है, जिस तरीके का जट जफा पाकिस्तान में लगा हुआ है, तो कन्फ्रंटेशन सूट नहीं करती, नहीं तो हम लड़ लड़ के एक दूसरे के से पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब रास्ता तो यही है कि खान साहब वेल लेफ्ट की थोड़ी सी पॉलिसी रख लें, हार्ड लाइन पॉलिसी रखेंगे तो गल कितने नहीं मुकनी, ठीक है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है जो मुझे समझ आती है, जो ओसी भाई का, तैमूर भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरे दिल को ज़्यादा लगता है, उसमें ज़्यादा वज़न है। लेकिन अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो क्रिकेटिंग टर्म में कुछ चीज़ें आपको वेल लेफ्ट करनी पड़ती हैं फॉर अ बिगर गोल। तो बिगर गोल में यही है कि खान साहब किसी न किसी तरीके से मतलब पावर में आए और इन लोगों को कहें कि आप अपने कैंडे में जाएं। हम ये नहीं कि हम इनको कोई सजाएं देंगे या जान से मार देंगे, कैंडे में जाएं, आप जाके काम करें अपना, ताकि पाकिस्तान को आगे ले जा सके। और जो सबसे तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान दुनिया की मिनरली रिच कंट्री है, उसके ऊपर मैं कहीं सीधी और डिबेट करेंगे। हाँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं थर्ड वर्ल्ड को देखें, अगर हमारी अपनी नीतें या हमारे जो थिक फौजी, मैं उन्हें कहा दौले शाह के चूहे हैं ये, कि अगर ये पाकिस्तान को उस एंगल से देखें तो हमारा मुल्क भी एक बहुत बड़ी उभरती पावर बनता था। इन्होंने ये बोंगियां मारी हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? शहरी भाई, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू फहीम भाई, आपने मुझे काफी देर होल्ड में रखा, मुझे सुनने का मौका दिया, मतलब मेरा कहने का ये है। फहीम भाई, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ फौज ही नहीं है, ये सिर्फ इस जो बाग को ना सिर्फ फौज नहीं खा रही, बहुत इस बाग को फौज भी खा रही है, इस बाग को जर्नल जज भी खा रहे हैं, इस बाग को मेरे पुलिस वाले भी खा रहे हैं, पटवारी भी खा रहा है, जो भी गवर्नमेंट का अदारा है ना,
वो इस बाग को नोच नोच के खा रहा है, ऐसा खा रहा है कि जैसे वो चीलें भी ना, वो कहते हैं ना, गोश्त को थोड़ा टाइम लेके खाती हैं। मेरे कजन है डिप्टी एंटी करप्शन, वो ना, मैं पाकिस्तान में था, बात कर रहे थे इसी तरह करप्शन पे बात कर रहे थे। वो नमाज खत्म करके उसने सलाम फेरा और मुझे दुआ करने से पहले, मुझे आज भी याद है, दुआ पढ़ने से पहले उसने मुझे ये बोले, बेटा यहाँ जो है ना, उस वक्त 20 करोड़ के अराउंड अबाउट, 20 के अराउंड अबाउट कौम थी। कहता बेटा इधर 20 करोड़ कौम चोर है, यहाँ वही चोर नहीं है यहाँ जिसका अभी दांव नहीं लगा। मतलब मेरा कि ये निकल, ये मैंने इसलिए बॉटम लाइन बोली कि बिल्कुल समझ, हमें ना, जब तक हमारा सदारती निजाम था ना, हम तब तक तरक्की कर रहे थे। जब से हमारा पार्लियामेंट निजाम आया, तब से हमारा तबाही, हमारा मुकद्दर बन गया। उसका रीजन क्या है सर? मेरे मुल्क में वोट बिकता है, 100 रुपए पे बिकता है, वो गांव बेस की नस्ल पे बिकता है, वो मेरी जात बेस पे बिकता है, वो मेरे मजहब बेस पे बिकता है। हमें ये चीज खत्म करनी होगी। खान साहब आए, कुछ ना करें, इंशाल्लाह वो 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे। आए, पार्लियामेंट निजाम अपना दूसरा हमारा सदारती निजाम साइन करे और उसको लेके चले। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये पार्लियामेंट निजाम है ना, ये एजुकेटेड कंट्री में एग्जिस्ट करता है, जहां हर बंदा एजुकेटेड है, उसको पता है कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे वोट की वैल्यू क्या है। वहां आज भी मैं सुन रहा था, वो रोड शो हो रहा था, हाँ जी मेरी तो नाली पक्की की ही है, मैं तब वोट दूंगा। मेरा सोलंग नहीं, मेरे घर में मेरे स्ट्रीट सोलंग नहीं लगा, मैं तो वोट नहीं दूंगा। कोई नेशनल काज को अंडरस्टैंड नहीं करता। मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे नेशनल काज को अंडरस्टैंड करे। फहीम भाई, तो ठीक है। मेरा अच्छा, ये कहने का, मेरा सिर्फ फौज से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बाकी इदारों से भी प्रॉब्लम है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब शहरी भाई, मैं फिदा भाई को लेके आऊँगा और खालिद महमूद जी भी आ गए हैं, बाकी लोगों को भी मैं, BFT भाई को भी लेके आऊँगा, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। शहरी ठीक, भाई का बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों हमारी मेजॉरिटी जाहलियत में है, इनको अपने राइट, ये नाली और सड़क दे पैच तो बाहर नहीं निकलते। अच्छा, नहीं नहीं, मैं उसकी, ठीक ऐसे ही है शहरी भाई की बात, बड़ी आइडियलिस्टिक है, लेकिन कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पीछे कोई थॉट प्रोसेस होता है, और राइट मैन फॉर राइट जॉब होता है ना, असल में। और क्या कहते हैं, बात तो बड़ी आइडियलिस्टिक है, क्या प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो जाते हैं। वो मैं उसकी ज़्यादा डीप डाउन डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आज हम जब पाकिस्तान बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि हमारा अपना मुल्क होगा, मुसलमानों की कंट्री होगी, और जो कायद-ए-आज़म का थॉट प्रोसेस था वो तो हाईजैक हो गया, वो आप सब लोगों को पता है। उसकी और डिग डाउन करेंगे तो कुरे उधर ही जाएंगे, चेन ऑफ कमांड के बड़े कमांडरों वाले। ठीक है, तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, कि क्या वो फहीम भाई, आई जी जी। थिंक ये जो इलेक्शन है ना, ये पाकिस्तान मेक एंड ब्रेक का टाइम है सर। दुनिया बड़ी आगे निकल गई और हम बहुत पीछे रह गए। अगर इस टाइम पे हम ना कर पाए ना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अल्ता क्या मत रहे पाकिस्तान, अल्लाह मेरी मुंह में खाक अगर ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जिस्ट करना, मार्केट, दुनिया के लेवल पे चलना। ये आई थिंक खान साहब राइट पर्सन है, और ये आई थिंक राइट टाइम है खान साहब को के लिए ये सदारती निजाम लाना है। हाँ, अगर सदारती निजाम गलत हाथों में चला जाता है तो ये पार्लियामेंट निजाम से भी खतरनाक है। अच्छा चलें, वो तो थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करते हैं ना, उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वो 1 मिनट के लिए ना, पहले तो अभी इलेक्शन होगा, तो अभी हमें सबको नज़र आ रहा है, मैं फिदा भाई को भी बीच में लेके आऊँगा, बाकी लोग भी, ताकि एंगेज हो जाएं। तो फिदा भाई, आपको समझ नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं
कि इनको पता है कि पाकिस्तान में जो शहरी भाई बात कर रहे हैं कि लोगों में वो शऊर का लेवल आ गया है, लोगों में एकता आ गई है, पंजाबी पठान बलोची सब एक ही लाइन पे सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। आज सब लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें अपने मुल्क को बचाना है, हम सब एक नेशन है। कुछ लोग अभी होंगे ऐसे जो सेक्टेरियंस को हवा देते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स भी नहीं लड़ी जा रही, उसकी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज असल में जो पाकिस्तान की कौम है वो मेंटली आइडियलिस्टिक सिचुएशन में है कि वो चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। शहरी भाई से मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ, लेकिन जिनका जट जफा है उन्होंने हमें रोकना है। तो उसके लिए फिदा भाई आप इसको बात करें, फिर मैं इससे रोटेट करें। जी फिदा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ नासिर भाई, ओसी भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की है उस सवालात पर, लेकिन आज भी हम वही खड़े हैं, हम टस मस नहीं हुए, अपनी जगह पर हैं, मकनातीसी की तरह लोहे की तरह खड़े हैं कि हमने कुछ भी नहीं चेंज किया। और मार्च के महीने से लेकर 2023 मार्च के महीने से लेकर आज तक सेम टू सेम वही बातें हो रही है जो मुजीबुर रहमान के साथ की है, होसी भाई ने या नासिर भाई ने जो भी बात की है, तो आज भी उसी वही बात हो रही है, एक लाइन भी इधर उधर नहीं है। दूसरी बात, एक सेकंड फिदा भाई शहरी भाई आप म्यूट लगा लें क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है, ताकि फिदा भाई की बात शहरी फिदा भाई नहीं, हाँ जी फिदा भाई आप अपनी बात पूरी करें, अनम्यूट करें फिदा भाई जी। हमको सिर्फ आज़ादी जो है ना, इतना ही बताया कि आप लोग आज़ाद हो, लेकिन अंग्रेज़ ने हमको आज़ादी नहीं है, अंग्रेज़ ने सिर्फ अपनी ताकत कन्वर्ट की है, हुक्म उनका ही चल रहा है। जिस तरह साम्राज्य में जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने जो ताकतें सिर्फ बड़े लोगों को देते थे, जागीरदारों को, ज़मींदारों को, और वो गरीबों को कुचलते थे। आज भी यही हो रहा है, हमारे बड़े जो है वो अपना ब्रिटिश कवानीन पर अमल करते हुए गरीबों को ताकत नहीं दे रहे, बड़ों ज़मींदारों को ताकत दे रहे हैं, वो फिर हमको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सर अल्लाह का शुक्र है, मुजीबुर रहमान की मुझको शख्सियत पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि मुझे एक बारे में अच्छा इंसान था, लेकिन मुझको नहीं पता कि वो किस कैटेगरी का था, कि उसके पास दौलत थी नहीं थी, लेकिन मुझको फ़ख्र के साथ आज के दौर का मुजीबुर रहमान, आज के दौर का क़ायदे आज़म, आज के दौर का आप शाह फैसल गैरत जैसा बंदा को अपना मुर्शद जिसको बोलते हैं, मुझको फ़ख्र से कहना पड़ेगा कि इसके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं है और ना दाग लगेगा। वो इसीलिए कि जब 1903 और 1906 के दरमियान जब भगत सिंह जो था वो फैसलाबाद का करीब भी एक गाँव है उधर का रहने वाला था, जब उसने आज़ादी की रूह फूंकी थी ना, तो लास्ट में सबको पता था उसको फांसी दी गई थी। नेहरू लाल हो गया है, वो अपना क्या वो कहते थे गांधी साहब हो गए, और जवाहरलाल गांधी, इनके साथ ये इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने अपनी कौम को आज़ाद करवाया, लेकिन उनके शख्सियत पर एक दाग ज़रूर है। वो ये दाग था कि उसने भगत सिंह की हमायत नहीं की थी। अगर वो चाहते, जिस तरह क़ायद आज़म ने ऑफ़र की थी भगत सिंह को, लेकिन उन्होंने ऑफ़र नहीं की, अगर वो चाहते तो उसको सज़ाए मौत नहीं हो सकती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा खान खुद मुश्किल में पड़कर ऐसी सब्र का मुजाहरा कर रहा है, 20 को वनडे में टेस्ट इनिंग में ले आया है। अगर खान साहब चाहता तो जिस दिन गोली इस पर चली थी उस दिन भी आवाम बाहर निकल कर उस टाइम भी बहुत बड़ी यानी कि खाना जंगी की तरफ जा सकता था मुल्क। और जब मार्च में हमारी जो पंजाब पुलिस, तो खैर मैं नहीं बोलूँगा इनको, मैं इसराइली पुलिस ही बोलूँगा, क्योंकि जुल्म की इंतहा थी। तो मैं खुद भी उधर ही था जब 3 वो वाटर टैंकर, 10 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 2000 से ज़्यादा वो मार्टर गोले, आंसू गैस, लातदाद जख्मी, कुछ शहीद भी हुए हैं। औरतों के दुपट्टा क्या है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने शायद
कपड़े तक फाड़े गए हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने है वो जुल्म की दास्तान, जिस तरह 1970 की दास्तान आपके सामने है। लेकिन हमारे खान साहब ने वो नारा नहीं लगाया भुट्टो वाला, उधर तुम इधर हम, ना वो उसने जनरल जाइए वाला नारा लगाया, ना उसने मुजीबुर रहमान वाला नारा लगाया। ठीक है, उसका राइट बनता था, उसने जो कुछ उससे हुआ वो उसने किया है। हमारा खान साहब के भी पास 100 ऑप्शन थे और हर ऑप्शन पर अवाम उसके लिए तैयार थी, लबैक कहने वाली थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे खान साहब ने इस तरह का नारा नहीं लगाया और ना वो लगाएंगे, क्योंकि ये लीडर, इसको लीडर बोला जाता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज जी। ठीक है, म्यूट कर दें। BFT भाई, आपने सारों की गुफ्तगू सुनी, आप भी अपना इनपुट दें कि क्या होना चाहिए। ओवर टू यू BFT भाई। तो बोल, तो आपने मैसेज पढ़ा कि नहीं? व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लें। नासिर भाई को सुबह जगाने के लिए आपका पहले वेकअप कॉल होनी चाहिए। बैक टू अभी का प्रोजेक्ट, अभी का जो क्वेश्चन चल रहा है, तो सब बहन भाइयों को वेलकम। आई थिंक हमें सोल्यूशन बेस्ड जाना चाहिए। पास हिस्ट्री तो हम सबको पता है, गूगल पे भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि साउथ अफ्रीकन स्टाइल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होना चाहिए कि वंस एंड फॉर ऑल। मेरे ख्याल से खान साहब भी इसकी तायद करते हैं इन सो मेनी वर्ड्स। आई थिंक ही हैज सेड समथिंग अलोंग द लाइंस कि आप रखें, जिन लोगों ने जो भी गलतियां की हैं अभी की, वो पास को रहने दें। अभी जो है, जैसे इन्होंने भट्टो का केस खोला हुआ है, दीज आर इररेलेवेंट। वो जज भी नहीं है और जो जिसने फांसी दी है वो भी नहीं है, सो एंड सो फोर्थ। तो अभी आज के जो फिरकौन है या आज की जो अरे, इनको बताएं कि भाई जिन्होंने जो जो गलतियां की हैं उन सब को माफ़ी दे दें, एक्सेप्ट जिन्होंने वो कत्ल किए हैं जिले शाह का या अरशद शरीफ का। बाकी सबको फ्री ओपन माफ़ी दें कि भाई लेट्स कम राउंड टू द टेबल पे बात करें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो आपका कानून है जैसा भी है, टूटा फूटा है, इसके पे रह के इलेक्शन कराएं। जिसके पास हुकूमत आती है उसको हुकूमत दें, ये तोड़ फोड़ छोड़ दें। एंड जिन्होंने भी सारे किए हैं सबको माफ़ कर दें वंस एंड फॉर ऑल। और उसके बाद आई फॉर एन आई कानून रखें, राइट टू द लेटर। जी ठीक है। अच्छा, मैं निसार भाई आपकी तरफ आऊँगा। पहले मैं खालिद महमूद साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सारी गुफ्तगू सुनी है, तो खालिद महमूद प्लीज़ आपकी तरफ आ गई बात। जी खालिद महमूद भाई। जी फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उस वक्त वो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था जिस वक्त आप कह रहे थे कि वो बंदा, वो आपका बंदा किधर है, तो मैंने इसलिए मुख्तसर करके तो म्यूट कर दिया था। मैं उसको उतारने आ रहा था हुडर्सफील्ड, तो अभी मैं वापसी पर हूँ। तो सॉरी, मैंने पूरा सवाल नहीं सुन सका था फ़हीम भाई आपका। अच्छा, चलें फिर आप डिबेट सुने, आप खामोश हो जाए क्योंकि डिबेट थोड़ी सी आगे चलेगी। आप सुने अभी। जी सर, मैं चाहूँगा कि निसार भाई और उसके बाद ओसी भाई। पीटीआई का हाथ खड़ा हुआ है, पीटीआई का। अच्छा, पीटीआई मेरे हिसाब से हमारे डमी भाई थे। पीटीआई भाई, ओवर टू यू, आप बात करना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बात करूंगा, ये यहाँ पे निज़ाम की बात हो रही थी, तो खान साहब की एक स्टेटमेंट भी है इस पे कि देखिए हमारे जो निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, ठीक है, लेकिन उस निज़ाम को जो चला रहे हैं वो नहीं ठीक। अगर इन बंदों को, खान साहब ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंग्लैंड या अमेरिका के निज़ाम पे जाके जरदारी को बिठा देंगे तो 5 साल बाद वो मुल्क जो है ना वो हमसे कर्जा मांगेगा। तो आई थिंक हमारा निज़ाम ठीक है, इसको चलाने वाले ठीक नहीं है। ओवर टू यू फ़हीम भाई। अच्छा, मुझे पता था कि तुम मौजूद ही नहीं हो, तो मैं तो पहले भी तुम्हें एंगेज करता। जी, ये हमारी नौजवान फोर्स है, तो इन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। तो नज़र भाई, ओसी भाई और फिर शहरी भाई की तरफ। जी सर। नज़र भाई, आपने गुफ्तगू सुन ली नौजवानों की और सबकी, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? नासिर भाई। देखिए सर, इसमें ये होता है कि किसी भी काम का ना एंड गोल एक होता है। डिस्कशन हिस्ट्री की होती है, वो सरकमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से हम आगे का वे फॉरवर्ड ले रहे होते हैं। इस वक्त देखें, आपके पास सबसे जो ताकतवर अदारा है वो आर्मी है। ये इस पे कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है ना कि मैं इसको थ्रेट में ला के या टक्कर ले के इनको ले, नहीं हो सकता।
सिर्फ ये है कि या तो सारे दो ही हल मेरे ज़हन में आते हैं, या तो तमाम पॉलिटिशियंस जो है ना वो सबसे पहले एक दफ़ा इकट्ठे होकर कहें कि जी अब हमने आगे बढ़ना है, और एनआरओ तो हो गया, जो इमरान कहता था एनआरओ नहीं देना वो तो दे दिया उसने, खत्म हो गई, क्योंकि उसमें जर्नैल भी करप्शन में शामिल थे तो वो ले गए। अब टाइम जीरो पे आके सब तरह एक जगह सबसे पहले जो आपके पास बुक ऑफ जो बाइबल है आपकी वो आइन है, आइन के पास आप ले जाएं, सबसे पहले एक कंसेंसस ले लें कि आइन को हम ओबे करेंगे और करप्शन के अगेंस्ट कोई माफी नहीं होगी। नंबर 2, अगर आर्मी ने ये अपनी आईएसआई का पॉलिटिकल मॉडल चलाना है, इसको बंद कर दिया जाए। अगर ये पॉलिटिकल मॉडल चलाते हैं तो उसको गद्दारी के चक्कर में उनको पनिश करें। तीसरी बात ये आती है कि अगर पॉलिटिशियन करप्शन करे तो उसका चेक क्या है। पॉलिटिशियन को करप्शन के पकड़ने के लिए वो वही है कि उसकी जो सिविल अदारा है पुलिस है, और फिर उसके ऊपर उसका सुपर चेक फिर आपको आर्मी को ही देना पड़ेगा। लेकिन आर्मी एक्शन लेने से पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट लेके जाएगी, वहां जाके उन बंदों के खिलाफ उसी वक्त उसका सर उतार के। मैं कोरिया में था तो कोरियन प्राइम मिनिस्टर को, मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो कोरियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अंदर जेल में देके तो उसका हाल किया। मसला सिर्फ ये होता है कि लेवल अथॉरिटी एंड पावर को इकट्ठा एक सेकंड फिदा भाई मीट कर लें। हाँ जी 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 बोले बोले सर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें इस तरह ही हैं। बाकी अभी जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि जो मेरी कोई छोटी मोटी पूंजी थी बनी हुई वो भी ज़ीरो हो गई है, और अभी उसको भी सेल नहीं हो रही। सेल करके मैं तो वहाँ से बिल्कुल अपना ख़त्म कर रहा हूँ, बिल्कुल ही। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड विद दिस कंट्री। बट बाइन बाई यहाँ जाएंगे कभी मिल लेंगे, बस काफ़ी है। तो इसी इन्हीं लाइनों पे आप सोचें, मैं तो मेरी कंक्लूजन यही है। बहुत शुक्रिया जी ठीक है नासिर भाई। अच्छा नासिर भाई आपकी हो गई, ओसी भाई और फिर उसके बाद शहरी भाई, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपने सारों की गुफ्तगू सुन ली, सारों के सेंटिमेंट भी सुन लिए। ओवर टू ओसी भाई, चलें बात करें। जी फहीम भाई, इस पे मेरी बहुत डिफरेंट एक टेक है। यानी कि जो अगर आप रूट कॉज देखते हैं हमारी बच्चा कुचा पाकिस्तान, तो अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह कुछ ना करे, तो हमें ये कहना चाहिए जो बच्चा कुचा पाकिस्तान है, रिमेनिंग पाकिस्तान, अल्लाह इसको कुछ ना करे। ठीक है ना, पाकिस्तान तो वैसे ही वादा हमने दे दिया ना। तो मेरी इस पे थोड़ी डिफरेंट टेक है हमारे मसाइल की, जिसे मैं कहता हूँ द डायलेमा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने बड़ा एक ब्रॉडर क्वेश्चन एक दफा किया था फहीम भाई कि देखें थी तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है ना, इसकी एलिजेंस जो थी वो गोरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है ना, तो यही आर्मी दो हिस्सों में तकसीम हुई और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यानी कि जो हिस्सा मिला इंडिया को, ठीक है, वो भी यही आर्मी थी जो मतलब हमें मिला आधा हिस्सा, यूं कह लें। तो दूसरी तरफ भी आप देखें तो इस फौज में जो अक्सरियत थी वो पंजाबियों की थी, सिखों की। ठीक है, यानी कि एक पंजाबी, मिसाल के तौर पे एक पंजाबी फौज को ही सरेंडर करवाया दूसरे पंजाबी ने, जनरल रंजीत सिंह अरोड़े ने, ठीक है, पलटन मैदान ढाका के अंदर। तो आज भी उनकी जो पंजाबियों की ही अक्सरियत वहां पे भी गई, गोरे के साथ मिलके अपने लोगों का इस्तेसाल किया, और यहाँ भी पंजाबियों ने गोरे के साथ मिलके अपने लोगों का इस्तेसाल किया। ठीक है ना, इट्स ऑन द हिस्ट्री, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, जब पाकिस्तान उनकी, चूंकि इंडिया में दोषी ने एक दफा थोड़ी सी साजिश की थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑफिस में बुलवा के, तो उसके जो ये लगे होते हैं स्टार्स, वो खींच दिए थे। ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी इस वजह से वो माशाल्लाह भी नहीं लगा सके सिख, या इस तरीके से जिसे कहते हैं बदमाशी नहीं कर सके, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी ना वो 6% भी नहीं है वहां पे। बाकी जितना इंडिया है वहां के उस फौज में लोग कम है, गोरखे हैं थोड़े से, वो जो ऊपर से नेपाली नस्ल के हैं वो हैं, या बाकी ये सरदार हैं। ठीक है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है वहां पे।
इनकी कबूलियत नहीं, जिसकी वजह से ये DHA वहां पे नहीं बना सके, ये वहां पे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, ये वहां पे दगड़ दलापन नहीं कर सके, ये वहां पे बदमाशी नहीं कर सके, ठीक है, ये वहां पे मार्शल लॉ नहीं लगा सके। हमारा मसला ये रहा कि हम चूंकि अक्सरियत फौज की पंजाबियों में से थी, कुछ सेकंड पे पश्तून है फिर, ठीक है, तो जो नॉन पंजाबी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनकी डे 1 से इनके साथ इख्तलाफ शुरू हो गया, ठीक है ना। इफ आप अगर हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट में इस सारे तनाजुर को देखें तो बंगालियों का इख्तलाफ तो डे 1 से ही हो गया था आपके साथ। तो उस नॉन पंजाबी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर अलग कर दिया गया या वो अलग हो गए। उसके बाद हमारा यहाँ पे अक्सर, यहाँ ये नासिर भाई ने कहा कि नवाज शरीफ आ गया जी, नवाज शरीफ वो रेत की बोरियों के पीछे छुपने वाला एक सिस्टम है, ये नवाज शरीफ ने इसकी करप्शन कर दी। 1982 के अंदर अख्तर अब्दुल रहमान ने $30 मिलियन CIA से लेके स्विस बैंक में डाले, ठीक है, तब तो नवाज शरीफ नहीं था, ये ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि जो स्विस लीक्स आई हैं उसके अंदर ये रिवील हुई है ये चीज, ठीक है। और अपने हुमायूं अख्तर और जो दूसरा उसका बेटा है उनको उसने कहा जी अमरीकी इनको शहरीतें दे दी, ये भी डॉक्यूमेंट पब्लिक हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अमरीकी तो नेशनलिटी हम उनको नहीं देते, तो उनको फिर नासिर भाई आपने तो पता नहीं कब कनाडा की नेशनलिटी दी, तो 82 में उनको ये जो है नेशनलिटी उसने दिलवाई, ठीक है। तो उससे भी पीछे आप अगर इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड लेके देखें तो ये इसी तरीके से है। तो मेरा मतलब है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम है। आज भी हम इतने जुल्म और जबर के बाद हम इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक ऐसा अदारा है जो हमारा सेवियर नहीं है, जैसे तैमूर ने बात की, ठीक है ना। ये एक किस्म की स्टेन है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इसके मफादात इतने ज्यादा हैं, यानी अंदरूने मुल्क भी, और फिर ये जैसे जियो पॉलिटिक्स को जिस तरीके से करता है सेलिंग उसकी, ठीक है, यानी कि अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक टूल बन के इस खिते के अंदर जो कत्लेआम इसने करवाया पिछले 40-50 साल से, अपने लोगों का भी किया और दूसरों का भी किया है, तो इसका सेकंड वो है। तो आप किस तरीके से इसको सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि विशफुल थिंकिंग के साथ, राइट, कि एक सिर्फ विशफुल थिंकिंग के साथ आप ये अपने अंदरूनी मुल्क में जो इनके कारोबारी मुफादात हैं, जितने वसाइल, अभी एक भाई ने यहाँ बात की कि ये रात को सारे जो बॉर्डर हैं, खासकर आपका ये तोरखम बॉर्डर है, ठीक है, इसको बंद करते हैं और रात को स्मगलिंग करते हैं ये फौजी, ठीक है, एक बात। फिर यहाँ हमारे बरूने मुल्क जितने यहाँ हो सकता है ये बैठे हों लड़के, यहाँ पे फिदा को भी पता होगा इस बात का, या दूसरों को भी, ये जो हमारे लड़के बॉर्डर क्रॉस करते हैं ईरान में, उनको भी यही बॉर्डर क्रॉस करते हैं, 25-25 हज़ार 30 हज़ार फी कसबंदा ये लेते हैं। तो आप किस तरीके से इस एक जिसे कहते हैं कि इस करप्शन की मशीन को आप आईनी हदूद में लेके आएंगे, हाउ कम? जी जी, ठीक, जबरदस्त। इसके पॉइंट पे मैं शहरी भाई की तरफ मैं अपना इंटेक दे देता हूँ। देखें जो आपने ईरान के, अच्छा फिदा भाई, चलो तुसी 5000 ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ, ठीक है, ठीक है, गेंदों को उठाकर देने वाला, गेंदे उठाकर देने वाला। अच्छा ठीक। अच्छा ओसी भाई, बिल्कुल आपने लीजेंस की बात की, हमारी ग्रोथ की बात की, बिल्कुल ऐसे ही होगा और ऐसे ही है। चले मैं उसको और आगे लेके चलता हूँ, लेकिन टाइम स्पान और लोगों की अवेयरनेस देखें ना आप, अगर दुनिया में गोरों की हिस्ट्री देख लें, बाकियों की देख लें, तो ये भी तो डाकू थे ना जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये कज़ाक थे, ठीक है, इन्होंने मॉडल क्रिएट किया, इन्होंने जो भी किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। आज ब्रिटिश फॉर्म ऑफ जमहूरियत, वन ऑफ द आइडलिस्ट, कुछ लोग जैसे शहरी भाई कह रहे थे कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि वो सदारती निज़ाम
स्पेशली आपकी कंट्रीज़ में माइट बी डूइंग सम गुड थिंग, वहाँ भी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होगा, कुछ ना कुछ फॉल्स होंगी, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। जैसे शहरी भाई कह रहे हैं टू चेंज दी आप सदारती निज़ाम। अच्छा, असल जिन है हमारी उसका जो जिनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है कि हम कब्ज़ा करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ओसी भाई आज पाकिस्तान में आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इस वक्त इनकी वो जो हेजमनी है उसको हेट कर रहा। अच्छा, जब हेट बेस पे चीज़ें चली जाएं तो या तो इनके अपने अंदर भी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि अद्धे फौजियां दी बुढ़ियां ते खान साहब के जलसे चाहिए होंगी सन, ठीक है। इनके घरों में भी प्रॉब्लम चली गई है ना। जब आप इसको ऐसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कॉमन एजेंडा तो बनेगा। उनकी नेचर में ब्रूटलनेस है, जो कुछ की है। मैं आपको एक बड़ी झटकी सी मिसाल दे देता हूँ, तंग आमद व जंग आमद। वो इस तरह है कि जंगल में रीछ था और जंगल का बादशाह शेर था, और जब भी जाता था शेर शिकार करता था, तो उस दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो उसको रीछ नजर आया, तो वो रीछ को शिकार करने चला गया। रीछ को भी कोई शिकार नहीं मिला था तो भूखा बैठा हुआ था, वैसे वो शेर से डरता था। तो रीछ गुस्से में बैठा हुआ था, रीछ ने उठ के उसको 2 पंजे मारे। शेर के ज़हन में भी नहीं था कि रीछ कभी उसे पंजे मारेगा, तो शेर भाग गया। तो वो किसी ने पूछा जी ये क्या हुआ, उसने कहा जी तंग आमद बजंग आमद, ठीक है। अब हमारा मुल्क बिल्कुल शऊरी लेवल किसी और जगह पे पहुंचा हुआ है। पंजाब में फ़ौज के लोग अपने ही कोर कमांडरों को अंदर कर देते हैं, अपने ही अफसरों को एक तरफ कर देते हैं, इनके अपने घर में आग लगी हुई है। तो आज कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि उसमें कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो अगर हम पास हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। फिर सारा कुछ चुप करके ऐसी बह जाइए, दफा करिए। जैसे नासिर भाई ने कहा जी मैं हूँ वापस पाकिस्तान बस जदाद बेच छड़ा तो टुर जावा। अब हम वो लोग हैं जो यहाँ यूके में से खान साहब के टाइम में जदादें बेच के पाकिस्तान में सेटल होने की बातें कर रहे थे। विद इन 2 years इन हरामजादों ने जो पाकिस्तान में बैठे हुए इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो पाकिस्तान से भागने की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक रियलाइजेशन भी है, और हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमने दुनिया के डिफरेंट सिस्टम्स देख लिए हैं, उसमें से हमें उनके प्रोज एंड कॉन्स पता लगे हैं। तो शायद बीन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो शहरी भाई ओवर टू यू। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो शहरी भाई उसी वक्त आएगा। आज के इस इलेक्शन में हम किस तरह इसको बचाएंगे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो फिर अगली आइडियलिस्टिक बात है कि जब खान साहब एक मेजॉरिटी में आएंगे तो फिर आगे की बात है। जी शहरी भाई ओवर टू यू। शहरी भाई ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। फ़हीम भाई, एक तो सबसे मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही, सॉरी मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप बाहर निकल के वापस आए। इनको उठा लीजिएगा, कौन मॉडरेटर है, ठीक है। अच्छा खुरम भाई आप लेट आए हैं, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आपका इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सर, बाद में शहरी भाई आ जाएंगे। फिर भी आप किसी को लें, मैं अभी 2 मिनट बाद आता हूँ। अच्छा चलें आप, मैं फिर खालिद महमूद आपकी तरफ आता हूँ, और उसके बाद BFT भाई फिर कहीं उतर गए। जी खालिद भाई, खालिद महमूद अभी आपने सुन लिया कि क्या बात हो रही थी। जी खालिद भाई, कि आपने जी फ़हीम भाई जी बहुत शुक्रिया। खुरम भैया अस्सलाम वालेकुम, और नासिर भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी उस वक्त गाड़ी चला रहा था तो देख नहीं सका कौन कौन भाई जुड़े, तो सलाम नहीं दे पास कर सका। अच्छा
फ़हीम भाई ज़बरदस्त। एक्चुअली अभी जो प्रॉब्लम चल रही है या जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं तो वो हमें इस जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह आपने कहा कि तंग आमद, तो इसको अगर पट्टों में कहें तो तंग शू तो जंग शू ना, तो इस तरह तो फ़हीम भाई ये जिस तरफ हमें धकेलने की कोशिश की जा रही है या जो कुछ हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है या जितना जुल्म सितम हमारे ऊपर किया जा रहा है, आखिरकार जितना इतना दबाया जाए कि हम कम अज कम ये तो कर सकें कि इनका वो क्या कहते हैं कि हिसाब रख सकें या इस तरह, क्यों इतना ज्यादा हमें न दबाया जाए। और अगर इसी तरह दबाया गया तो वो वक्त दूर नहीं, मैं हजार पहले भी बात कर चुका हूँ, जब अवाम बगावत पर उतर आएगी और अवाम के हाथ होंगे और इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों के हाथ होंगे, इदारे और अवाम आपस में आमने सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान में वो वक्त आए। अभी तो हम खान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर चल रहे हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, सरसब्ज इनकलाब चाहिए। तो बजाय सब्ज इनकलाब के ये हमें खूनी इनकलाब की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल की बात की मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर हूँ कि आखिरकार वो हमारी जबान में एक दूसरा लफ्ज़ होता है कि से कुतना चक बनाओ, तो फिर जिस वक्त ये इन्होंने डाल दी जबान, फिर अल्लाह ही चाहिए तो सामने तो हालात कशीदी है। ब्रॉड नीचे जा रही है सारे भाई। अच्छा जी, डबल टैप करो जी बादशाह, डबल टैप करो जी, डबल टैप करो सारे में जान। तो जब मैं कह रहा हूँ तो यही फ़हीम भाई आपकी बात को सेकंड करता हूँ जी। ओवर टू यू जी। जी ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल में शहरी भाई आ जाएंगे उतनी देर में। खुरम भाई ओवर टू यू, इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं क्योंकि आबिद भाई भी सो चुके हैं, तो इस डिबेट को हम किसी एंड पे लेके जा रहे हैं। जी खुरम भाई ओवर टू यू सर। जी बात क्या हो रही है जी? अच्छा खुरम भाई फिर आप ठहर जाइए, फिर आखिर में आपकी तो मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा। शहरी भाई आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, आप जी सुन लें। इसके सलूशन बेस पे आए कि अब हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से भी इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम रोल प्ले कर सकते हैं। सिचुएशन सबके सामने आ गई। ओके सर, एक अच्छी बात हुई है, 70 साल में हमें ये नहीं पता था कि हमारे बाग को चर कौन रहा है, जो सबसे बड़ा वो कहते हैं ना डायनासोर कौन था जो हमारे मुल्क को खा रहा था। अच्छी बात ये हुई कि हमें 70 साल लगे निशानदेही करने को, लेकिन अब हो गई है, ये अच्छी बात है। जब बीमारी मिल जाती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। तो अब बस इलाज देखना है कि खान साहब आके इलाज क्या करते हैं, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें खान साहब से जुड़ी हुई हैं। सर जी खान साहब को लाने, शहरी भाई खान साहब को लाने के लिए तो हमें रोल प्ले करना ना। खान साहब को तो उसके लिए तो जान, वो कहते हैं ना ये जान की बाजी है, अब हारनी है या जीतनी है, ठीक है ना। वो तो इलेक्शन आ जाए, मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता है अगर इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन इनकी मौत है, वो इलेक्शन नहीं है, वो सिस्टम की भी मौत है, करप्ट माफिया की भी मौत है, और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोगों की भी मौत होगी। तो जिनके पास पावर होती है ना वो इजीली पावर छोड़ते नहीं है। उसके लिए उनके ना कहते कि जैसे कहते हैं कि क्रोकोडाइल के मुंह से गोश्त निकालने के बराबर है ये इलेक्शन। ठीक 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 है। और रही बात सोल्यूशन, हम एज ए ओवरसीज पाकिस्तान, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमें अपनी इकॉनमी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। हमें एक ना हमारी एक फोर्स होनी चाहिए जो बिजनेस फोर्स हो, जो दुनिया के बाहर बैठी हो और वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करे। शायद आपने सुना 1994 में ना एक चाइना ने फोर्स बनाई थी जो पूरी दुनिया में फैल गई थी। बड़े बड़े कंपनियों में जाके वो जॉब्स कर रहे थे, वहां से सीखा, वापस आए, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग किया, उसी कंपनी को जाके वही। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी में मेरा प्रोग्रामर था, मैं
एक स्मार्ट मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी थी, हम चिप बनाते थे, मेमोरी चिप बनाते थे कंप्यूटर के लिए, छोटी सी है लेकिन बड़ा बड़ा सबक हम। वहां पे ना हमने 10 चाइनीज हायर कर लिए, इंजीनियर हायर कर लिए। वो 6 मंथ उन्होंने काम किया, वापस गए। एक दिन क्या हुआ कि वापस जब आए तो वो एक बोर्ड, पीसी बोर्ड लेके आए जो हमें कास्ट करता था $325 अपनी लेबर हर चीज डाल के। वो चाइनीज कहते हैं कि ये हम आपको 280 में देंगे। हमारा सीईओ कहता पागल है, फिर हम इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इधर से 60% कट कम करो, 40% इधर करो, 60% वो लो, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। हमने जी 1 साल उनसे पीसी बोर्ड लेना शुरू कर दिया। 1 साल बाद उन्होंने ऑफर किया हमें, उसी चाइनीज जो बंदे थे, जो हमारे सप्लायर थे, आप ऐसे करो कि आप अगर यही पीसी बोर्ड अमेरिका में प्रोडक्शन बंद कर दो, आप चाइना में आओ, हम यही पीसी बोर्ड आपको यहां 250 में बना के देंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि आपने एक्सपोर्ट जो करना है वो आपने चाइना से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है भाई। हमारे मालिक ने कहा दिमाग खराब है, इतनी एक्सपेंसिव हम रियल स्टेट कैरी कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, वहां प्रॉफिट। चले गए जी वापस हम, उन्होंने कंपनी बंद की, शटडाउन की, गमजू चले गए। विदिन मुझे पता चला विदिन 2 इयर्स में जो स्मार्ट मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी कंपनी थी चाइना के अंदर, चाइना ने बोला कि ऐसे करो, तुम पैसे लो हमसे और तुम यहां से जाओ। उन्होंने एक बंदे को रिच करके पैसे भेज दिए, सारी कंपनी उन्होंने वहां रख के। आप फिर हमें पता चला जो वो 250 का हमें दे रहे थे ना पीसी बोर्ड, वो उसके बाद उन्होंने 400 का सेल किया, जब उन्होंने पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। हमें इसी तरह एक फोर्स बनानी होगी जो हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वो दुनिया में जाए, पाकिस्तान से इंपोर्ट करे और दुनिया में बेचे। ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है, हमें राइट अवे करना होगा। और उसके लिए ओवरसीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पाकिस्तान को इंपावर करना होगा, जो ओवरसीज पाकिस्तान बैठे। जैसे हमें पेमेंट पाकिस्तान भेजना होती है ना, हमें डर लगा रहता है कि भाई पता नहीं वहां से प्रोडक्ट आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आप चाइना में बिला झिझक भेजो, अननोन कंपनी को भेजो, आपका एक पैनी नहीं आज तक मैंने देखा चाइना सप्लायर ने कभी मारी हो। लेकिन पाकिस्तान में मैंने 10 दफा बिजनेस ट्राई किया, 10 दफा मैं फेल हुआ हूं। कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते थे, मेरे पैसे डूब जाते। हमें अगर वो श्योरिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे दे कि भाई अगर ओवरसीज पैसा पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी जो इंश्योरेंस है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चाहिए। फिर देख आप पाकिस्तानियों के पास कितना पैसा है। फहीम भाई, इधर ना 4 लोग हैं जिनकी वर्थ ना $200 बिलियन है। अतीक रजा, शाहद खान, उस्मान रशीद, चौधरी आसफ। सर ये 4 बंदे इन्वेस्ट कर देना अपनी इनकम का 10% भी पाकिस्तान के अंदर, हमारा $20 बिलियन बनता है। हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें आर्मी के बजट को जो हम आर्मी के ऊपर लगाते हैं उसको कम करना पड़ेगा। हाँ, हमें टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, हमारी दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी। हमें टेक्नोलॉजी पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंट इन जो वाइट हमने वो बियर पाले हुए ना, इन पे कम इन्वेस्ट करना चाहिए। जी फहीम भाई। जी जबरदस्त, क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल जो प्रोग्रामर स्टाइल में बात करते हैं तो ठीक हो गया। अच्छा खुरम भाई, आपको डिबेट होगी तो मैं शहरयार भाई की बात से बहुत खुश हुआ हूँ, और मेरा भी क्योंकि फील्ड इसी किस्म का है तो मैं फिर भी इनसे बात करता रहूंगा। शुक्रिया। ठीक जी खुरम भाई। जी पॉइंट क्या जी? हाय मेरे भरा, तू हाले तक अपने कस्टमर नहीं लाए, तेन हाले तक पॉइंट नहीं पता है। नहीं मैं घर आ गया था जी, मैं अच्छा ठीक, घर आ गया था। अच्छा दसो जी, हीर कुड़ी सी कि मुंडा? तो सवाल ये है खुरम भाई, रोज यही रखनी है या नहीं बनानी है? इस पे तो मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। फोर्स तो ये रखेंगे लेकिन थोड़े से इसमें रिफॉर्म्स करेंगे।
रिफॉर्म्स करेंगे तो फिर ही, क्योंकि फौज अगर पूरी नहीं बनाएंगे तो ट्रेनिंग ये वो एक एसेट होता है मुल्क का। फौज हमारा एक मुल्क का एसेट है। फौजें एक दिन में ऐसे नहीं बन जाती। अफगानिस्तान की आपने मिसाल देखी है, उन्होंने इतना फहीम पैसा भाई, लगाया, ये सारी equipment ये खरीदी, सब ये की। है वो डायलेमा, जैसे मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का डायलेमा, ये है मसला असल पाकिस्तान का। अच्छा, जब ठीक 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 ठीक। मैं उसी भाई आपकी तरफ आ रहा आप किस सेंस हूँ। में कह रहे हो उसे भाई? अच्छा, नहीं नहीं, वो असल में जो हमारी डिबेट हो रही थी, क्योंकि आप मौजूद नहीं थे तो क्योंकि उस डिबेट का क्योंकि आप उसमें हिस्सा नहीं था तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए सिर्फ सवाल इस तरह हो रहा था कि पाकिस्तान को एक रियलाइजेशन तो है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लोगों को रियलाइजेशन, जो बोतल से जिन बाहर आ चुका है। हमारी चेन ऑफ कमांड हमें कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि दे आर यूज टू रूल अस, ठीक। और अगर हमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना है, क्योंकि मैं इसमें एक सवाल और खींच लेता हूँ, आप इसको बल्कि फाइनल क्वेश्चन पे लेके जाते हैं कि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में जो कुव्वतें रूल करती हैं 70% फौजी पंजाब के हैं और 30% फौजी KPK के हैं, और छोटी मोटी बलोच रेजिमेंट होगी, जो भी होगा। जो इन रियलिटी फौज की डोमिनेशन है वो ज़्यादातर पंजाब और पठानों की है। ओके, तो ये एक और सिनारियो बिल्ट हुआ है कि पठानों में एक बहुत सख्त रिजेंटमेंट है इस फौजी निज़ाम के ऊपर, और उनके साथ बहुत सारे हाथ भी हुए हैं, जैसे बलोचों में हुए हैं। मैं बलोचों को बिल्कुल बीच में नहीं ला रहा इस वक्त, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि हमारी चेन ऑफ कमांड इधर से उधर हुई तो ये तो पठानों और पंजाबियों की लड़ाई हो जाएगी। इस सूरत को दूर करने के लिए क्या इनको ये बहालत मजबूरी ये काम नहीं करना पड़ेगा? अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो बीच में ला रहा हूँ, क्या ये सिचुएशन नहीं है? खुरम भाई, आप इस पे बात करें, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाता हूँ, इसे कंक्लूड करते हैं। जी खुरम भाई। आपका मुझे सही सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा दोबारा सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में हम सबको रियलाइजेशन है कि हमारी चेन ऑफ कमांड हमारे पे कब्जा करके बैठी हुई है, चाहे पूरे पाकिस्तान पे। बलोचों को भी मारती है, पठानों को भी रिजेंटमेंट है। पाकिस्तान में अगर फ़ौज जो रूल करती है 70% पंजाबी हैं और 30% पठान हैं, ठीक है। पठानों के घर में आग लगी हुई है। अगर आपको याद हो, जब एक दफ़ा बम धमाका हुआ था तो पठानों की पुलिस ने कहा था कि फ़ौज की गाड़ियों को हम चेक करने जाएंगे। ये कैसे हो गया? आपके पास ये सारा एविडेंस है। इसका मतलब है कि पख्तूनख्वा में जो पख्तूनख्वा के फ़ौजी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पख्तून हैं, तो आप अगर पख्तून इतने ज़्यादा तपे हुए हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें आगे जा सकती, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो, लेकिन आप देख लें कि पख्तून बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में हमारी जो चेन ऑफ कमांड है, जो बदमाशी कर रही है, और उसको पता है कि पंजाब में भी, पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें फ़ौज को कट टू साइज़ करना है, और अगर नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ पख्तून और पंजाबी रूल कर रहे हैं इन वे फ़ौज में। इस सूरत में आप क्या समझते हैं, इनको पाकिस्तान बचाने के लिए कोई ठीक फैसला नहीं करना पड़ेगा खुरम भाई? जी जी, फाहमी, पहले तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि 70% वो है, क्या कहते हैं, पंजाबी हैं और 30% बलोची हैं, इज दैट ऑथेंटिकेटेड? बिकॉज आई डोंट थिंक सो इज लाइक दैट। सर जी ऑथेंटिकेटेड एक आधा % आगे पीछे हो सकता है, रेशो इसी तरह की है। आप उसकी एग्जैक्ट फिगर में घुसेंगे तो फिर नवी कहानी है। जी सर। अच्छा, नहीं, इसमें बलोच भी हैं, KPK भी हैं, गिलगित के भी हैं, बहरहाल। लेकिन जो सूरत हाल है ना, पिछले 70 सालों से कोई यानी कि फ़ौज पे इस तरह का हाथ डाल नहीं सका। कोशिश की नवाज शरीफ ने भी, बाकियों ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, लेकिन वो उस तरह का काम कर नहीं सका, क्योंकि एक फ़ौज अपना एक इदारा है,
उसकी अपनी थिंक टैंक्स हैं, उनकी अपनी एक थिंकिंग है, जैसे हर इदारे में होता है। तो वो थोड़ा सा इदारा जो है बाकी जो सिविलियन इदारों से उससे थोड़ा सा बेहतर है, और क्या कहते हैं, गन के साथ है, पावर उनके पास, वो पावर के साथ हर चीज़ को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और बाकी जो उनके पास आलात शलात ऐसे होते हैं कि वो सारा वो कर लेते हैं। लेकिन इसका हल सिर्फ एक यही है कि एक इस पे सारी एक नेशनल डिबेट हो कि किस तरह फ़ौज को अंडर लेके आना है, और नेशनल डिबेट में सारी पार्टियां इन्वॉल्व हो, और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अगर इमरान खान आता है तो वो इसमें एक नेशनल कंसेंसस बनाए, इसमें कोर्ट्स इन्वॉल्व हों, पाकिस्तान के जितने पिलर हैं, कोर्ट्स हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, और जो फॉरेन मिनिस्टर पहले रहे हुए हैं या अभी के हैं, ठीक जो जितने ठीक उन ठीक सारों को लेके एक ऐसा रिफॉर्म्स का एजेंडा बनाएं, बड़े बड़े वकील लें, बड़े बड़े जजेस लें, उनके साथ एक मिल के रिफॉर्म एक ऐसा करे कि ये बेटरमेंट की तरफ जाए, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो। मतलब कि अभी तो ये है ना कि 4-5 जनरल ऊपर बैठ जाते हैं और वो एक फैसला कर लेते हैं, implement कर लेते हैं। जो फौज की अपनी पल्स है उसको नहीं देखते कि फौज के अंदर लोगों की क्या पल्स है, क्योंकि इस टाइम पे फौज के अंदर पल्स तो इमरान खान के साथ है। जैसा कि आपने देखा, जो पुराने भी रिटायर्ड भी हैं, उन्होंने भी कितनी ज़्यादा यानी कि जब इमरान खान जब गया उन्होंने कोशिशें की इमरान खान के साथ बाहर निकले, लेकिन उनको भी उन्होंने रगड़ा लगा दिया। एक खुरम भाई छोटा सा सवाल है मेरा। मैं एक सेकंड ओसी भाई आपकी तरफ आऊँगा। खुरम भाई ने फिर वही एक ये जो सारी बातें आपने की हैं, मैंने बिल्कुल सवाल और किया था कि ये सारी आइडियलिस्टिक बात है। फहीम भाई इस मेरे 30 सेकंड दे दें, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जी 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 30 भी नहीं 10 सेकंड दे दें। खुरम भाई, ये जो कौंसल इमरान खान साहब बनाएंगे, जिसमें जजों को भी लेंगे, मिनिस्टरों को भी बिठाएंगे, टेक्नोक्रेट्स को भी बिठाएंगे और फौज में इस्लाहात करेंगे, अगर इन सब को एक डाले में डाल के कमरे में बंद करके फौजियों ने इनकी तशरीफ पे ठुड्डे मारे तो इनको बचाएगा कौन? ये मुझे दें जवाब जरा। अच्छा, मैंने ना ये तो क्योंकि होगा पॉसिबल तभी ना। नहीं खुरम भाई ठहर जाए, क्योंकि आपको सवाल की समझ नहीं आई। मैंने सवाल किया था कि आज पाकिस्तान थोड़ा सा, खुरम भाई आप बिल्कुल आप बहुत सारी आइडियलिस्टिक बात करते हैं, उसका रियलिटी चेक बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए मैं आपको मतलब अपसेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सवाल ये था कि पाकिस्तान पे कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ जो नहीं समझता कि हमारी फ़ौज ने कब काबू किया हुआ, ठीक है। उसमें परसेंटेज की मैं बहस में नहीं जाता कि कौन ज़्यादा गंदा है या कौन कम है, नीचे वाले फौजी गंदे हैं या ऊपर वाले, मैं उसकी बहस में मैं नहीं जाता। मैंने सिर्फ ये सवाल किया था, तो मैं नीचे से मानी जट से शुरू करूँगा, फिर करता हुआ इसे कंक्लूड करेंगे। मैंने ये सवाल किया था, फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बलोच रेजिमेंट भी हो सकती है। खुरम भाई म्यूट कर लीजिए आप, बेशक आखिर में ले आऊँगा आपको। लेकिन इस वक्त कब्जा करके जो बैठे हुए हैं वो पंजाबी फ़ौज और पख्तून फ़ौज है, ठीक। और पख्तून के अंदर एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है कि भाई आप अगर इमरान खान का फेयर इलेक्शन न करवाया तो हम क्या से क्या कर देंगे, जो मुझे सुनते हुए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पख्तूनों का स्टैंड सही है। तो मैं ये सवाल मानी जट आपकी तरफ इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आप अभी आए हैं, आपको वेलकम हो गया, आपने गुफ्तगू सुन ली। हम एक्चुअली बिल्कुल कंक्लूड करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई अगर लड़ाई होगी तो फिर पंजाबियों और पख्तूनों की हो जाए, क्योंकि 30% फौज तो उधर है, चलो 30 नहीं 25% है, फिगर की मैं नहीं जा रहा कितने परसेंट है। तो उनका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि भाई ये जिन से बोतल से जिन बाहर निकल गया है, आप चीज़ों को इजी करो, लोग जिसको चाहते हैं उसको लेके आओ। तो क्या ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है? और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या मुल्क बच सकेगा? मानी जाए फामी बस 1 मिनट में लूंगा यार जी, बोलो मेरे मैंने भरा। भी फौज की पल्स की बात की है ना, आपने ओवरऑल फौज की बात की है। जो ओवरऑल फौज की पल्स भी है वो इमरान खान के साथ है, उसकी पॉपुलैरिटी इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर वाले लोगों को इसीलिए उसको गोलियां मार दी है ना, पल्स को देख के उन्होंने। सर जी ये उसमें सीधा ने भी करके बात तो करनी है फहीम भाई, जरा देखें, उसने हाथ खड़ा कर रहा है। किसने बात करनी? ये नीचे सीधा कर रहा था, खुरम को कर लेने दे, खैर खुरम को। अच्छा खुरम भाई कंक्लूड करें, ठीक होगी।
अच्छा, पहले मैं फिदा भाई की तरफ आया तो फिर मानी जट, क्योंकि मैं भी इसको बिल्कुल कंक्लूड करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे जो होस्ट हैं वो तो मेरे ख्याल में 5 घंटे सो के भी पूरे कर लिए उन्हें। जी फिदा भाई। जी फ़हीम भाई, सवाल अच्छा किया आपने, लेकिन ये इन लोगों की पॉलिसी है। पॉलिसी इस तरह के है कि केपीके में पंजाब, पंजाब में केपीके, आर्मी, यानी कि आर्मी की बात कर रहा हूँ। तो ये इन लोगों की पॉलिसी होती है कि यही होती है कि अगर पंजाब जाएंगे, पंजाब की इतनी रिलेशन तो है नहीं केपीके के साथ, फैमिली टू फैमिली कोई ये बर्ताव, यानी कि हमको सलूट ही मारेंगे। तो उनकी भी ऐसी ही पॉलिसी हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर हम 35-40 साल पीडीएम के साए के तले हम उनको लबैक कर